हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस नई श्रृंखला में हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट सीरीज, और जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियोस के माध्यम से कि जो 5 मूल मंत्र वाली जो वीडियोस थी या फिर टेस्ट सीरीज कौन सी करें। इसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि हमारे द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज की जाएगी वो रहेगी आपकी एक तो दृष्टि आईएएस की पीसीएस के लिए जो चलाई जाती है, और दूसरा हम लोग फॉलो करेंगे ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज को दोस्तों। क्योंकि ये दोनों टेस्ट सीरीज क्यों मैं प्रीफर कर रहा हूँ इसके बारे में मैंने डिटेल जानकारी कल आपको टेस्ट सीरीज वाली एक छोटी सी वीडियो में दे दी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए टेस्ट नंबर आपका जीएस का 1 करेंगे, जो आपके संपूर्ण इतिहास से संबंधित है। इट मीन्स कि क्या समझेंगे आप? संपूर्ण इतिहास का मतलब इसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको इसमें मिलेंगे करंट अफेयर्स के। हिस्ट्री में प्रीलिम्स में आने वाले आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री होगी, मेडिवल हिस्ट्री होगी एंड मॉडर्न हिस्ट्री होगी, तीनों ही हिस्ट्री इसमें कंप्लीट होंगी कल्चर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को कर लेना फॉलो, और इस प्रकार की अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहती है। और मैं आपको सीसेट कैसे क्वालिफाई करना है इसकी भी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पर आप देखोगे कि क्वेश्चन आपको 2 फॉर्म में देखने को मिलेगा। यहां देखोगे दृष्टि की टेस्ट सीरीज है, तो इस साइड तो आपको मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज में और इस साइड मिलेगा आपको हिंदी लैंग्वेज में। तो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज में, लेकिन क्वेश्चन दोनों ही आपके सामने रहेंगे। तो पहला प्रश्न यहां पर हम देखेंगे कि इलाहाबाद की संधि से संबंधित है। अब यहां पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है दोस्तों ये देखना है कि क्या प्रश्न में सही पूछा जा रहा है या असत्य पूछा जा रहा है या सही नहीं है यह पूछा जा रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्नों को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और यूपी पीसीएस में स्टेटमेंट की तरह कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आपके लगभग 45 से 50 प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं दृष्टि टेस्ट सीरीज को फॉलो करता हूं। और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए मैं ध्येय को फॉलो करता हूं। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि इलाहाबाद की संधि के संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इलाहाबाद की संधि दोस्तों कब हुई थी। तो आपको 2 युद्ध पता होंगे। एक तो आपने पढ़ा होगा 1757 का प्लासी युद्ध पढ़ा होगा, दूसरा आपने पढ़ा होगा 1764 का बक्सर का युद्ध, जो कि ब्रिटिश शासकों यानी ब्रिटिश कंपनियों और साथ में जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे उनके बीच होता है। तो यहाँ पे 1764 में ही जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है और बंगाल के जो नवाब होते हैं वो हार जाते हैं और जीतता कौन है? ब्रिटिश शासन। तो यहाँ पे कुछ संधियां की जाती हैं, जो आपकी 12 अगस्त को संधि होती है और दूसरी संधि होती है 16 अगस्त को। तो ये 2 प्रमुख संधियां होती है जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया, यानी ये नहीं होगा। इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र था वो जो है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपा गया, और शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की। अब यहां पर आपको समझना होगा कि क्या यह स्टेटमेंट सही है कि गलत। तो देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है कि इलाहाबाद और जो आपका करा भी कह सकते हो या कड़ा कह सकते हो, ये जो थी आपको शाह आलम द्वितीय को सौंपने की बात कर दी गई थी। और ये जो शाह आलम द्वितीय थे ये कौन थे? मुगल सम्राट थे। और ये किससे मिला था? नवाब शुजा-उद-दौला से दिया गया था। नवाब शुजा-उद-दौला जो कि इसमें शामिल थे, अवध की तरफ से ये इसमें शामिल थे। तो अवध का जो ये क्षेत्र था ये अब दे दिया गया मुगल शासक को। और बदले में शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? अपने खजाने से निकाल कर कहा कि आप बंगाल की, बिहार की और साथ में उड़ीसा की दीवानी तीनों दे दी गई थी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे बंगाल और बिहार तो दिया ही तो सही हो सकता था। तो 2 जगह ये प्रश्न गलत हो रहा है। एक तो बंगाल बिहार के साथ आपको उड़ीसा शब्द भी देना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा, ये युद्ध खर्च की भरपाई के लिए नहीं था, बल्कि 26 लाख रुपए पे ये डील तय की गई थी कि हम 26 लाख रुपए जो वार्षिक भुगतान है उसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने क्या दे दिया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा दे दी। तो बदले में ब्रिटिश इंडिया की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कितना दिया शाह आलम द्वितीय को? 26 लाख रुपए दिया। तो इस आधार पर आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट सही है। तो यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्यों गलत और पहला क्यों सही है, ये चीजें क्लियर हो गई। देखिए, इस लॉजिक के साथ अगर आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे और फिर जब आप इसे रिवीजन करोगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर मैं आपको टेलीग्राम हर टेस्ट के बाद मैं पोस्ट कर दिया करूंगा।
तो दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अधिनियम के वर्ष के संबंध में काल अनुक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। क्योंकि पीसीएस में अक्सर क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो उनके काल अनुक्रम के आधार पर सेट करने होते हैं। जैसे आरओ के एग्जाम्स में भी आया हुआ था, जैसे लैक्स लोकी अधिनियम था, बंगाल टेनेंसी एक्ट था, तो ये ईयर वाइज आपसे पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं कारखाना अधिनियम की, तो देखिए कारखाना अधिनियम की बात कर लेते हैं अगर हम, तो ये आता है आपका 1947 में आता है। फिर शारदा अधिनियम की बात करेंगे जो विवाह से संबंधित था, तो 1929 से आता है। दहेज निषेध अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1961 से आता है। और विशेष विवाह अधिनियम की बात करेंगे तो ये आपका आएगा 1954 से आएगा। तो इस आधार पे जब आप इसका क्रम सेट करोगे तो क्या उत्तर हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। तो ये आपको बी याद करने से बेहतर है कि आपको याद होना चाहिए कि शारदा एक्ट आता है 1929। अच्छा, शारदा एक्ट जो आता है दोस्तों, ये आता है आपका हरविलास शारदा जी के नेतृत्वकर्ता के रूप में। हरविलास शारदा इनका पूरा नाम था और इन्हीं के प्रयासों से लड़की और लड़कों की जो विवाह की उम्र न्यूनतम थी उसे बढ़ाया गया ताकि एक अधिक उम्र करके विवाह किया जाए, और इसलिए इनको शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब यहां पर अगला प्रश्न दे रहा है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि बिहार में 1857 की जो क्रांति थी वहां से किसने नेतृत्व किया था। तो वहां से नेतृत्व कर रहे थे हमारे जगदीशपुर के कुंवर सिंह जी, जो कि खुद एक जमींदार साहब थे। तो कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया और यहां पर जो विद्रोह दबाया गया था वो विलियम टेलर के द्वारा दबाया गया था। तो आइए एक छोटी सी लिस्ट को भी यहां पर जान लेते हैं कि अगर मैं बात करूं कि जॉन निकोलसन की बात करूं तो जॉन निकोलसन आपको देखने को मिलते हैं दिल्ली में। कहां पर देखने को मिलते हैं, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में इन्होंने विद्रोह को दबाया था और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, ये नेतृत्व कर रहे थे। अगर जनरल ह्यूरोज की मैं बात करूं तो जनरल ह्यूरोज आपके झांसी और ग्वालियर से संबंधित थे, जहां पे लक्ष्मीबाई तात्या टोपे ये नेतृत्व कर रहे थे। वहीं सर कॉलिन कैंपबेल की बात करेंगे तो ये बरेली में भी थे और कानपुर में भी थे, इन दोनों ही जगह से, जिसमें बरेली में आपको खान बहादुर खान साहब देखने को मिलेंगे। कौन दिखेंगे, खान बहादुर खान साहब, और कानपुर से नाना साहब देखने को मिलते हैं। तो ये एक छोटी सी सीरीज थी जो मैंने आपको बताई। अगर मैं बात करूं मौलवी लियाकत अली जी की, तो ये आपके इलाहाबाद और बनारस दोनों से नेतृत्व कर रहे थे। वहीं लखनऊ से मैं बात करूं तो बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। अब यहां पर ये प्रश्न कुछ दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पे घटनाएं दी है, पहले घटना समझ लेते हैं कि इल्बर्ट बिल, काकोरी षड्यंत्र, लखनऊ समझौता और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो अगर मैं बात करूं तो इल्बर्ट बिल की बात करेंगे तो ये लगभग 1882 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। वहीं काकोरी षड्यंत्र की बात करेंगे तो ये 1925 में घटित हुई। लखनऊ समझौता आपका 1916 के नाम से जाना जाता है, जो आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात करेंगे तो ये 1946 होता है, जिसको पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, जो सीधी कार्रवाई दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ वायसराय के नाम दिए, उनसे मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम सीधे सीधे कर लेते हैं कि भाई लॉर्ड रिपन के समय आपको देखने को मिलता है इल्बर्ट बिल। लॉर्ड रीडिंग की बात करें, बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं क्योंकि ये केस ही इसके समय में हुआ था काकोरी षड्यंत्र के नाम से। तो काकोरी षड्यंत्र होता है। और जो 1916 में आपका लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, क्योंकि आपने सुना होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, तो वो इस समय थे। और लॉर्ड बेवल की बात करेंगे तो ये आपके 1945-46 में थे, जिस समय प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मतलब की गई थी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाइकॉम सत्याग्रह से संबंधित था। तो जो वाइकॉम एक विद्रोह था जो सामान्यतः केरल में हुआ था, त्रावणकोर रियासत के अंतर्गत। तो यहां पर पूछा रहा कौन इससे संबंधित था, तो के कलप्पन, ध्यान देना के कलप्पन इनका नाम होता है। अगर हम बात करें कि ये जो विद्रोह था वाइकॉम, तो ये मुख्य रूप से किससे किया गया था, ये इजवा जनजाति जो थी, ध्यान देना कि जो इजवा जनजाति थी, ये एक्स्ट्रा जो बातें मैं बता, तो इनको बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि यही सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए मैं इजवा नहीं लिख पा रहा हूं, बताइए, ठीक है। इजवा जनजाति और साथ में एक पुलाया जनजाति थी। तो इनके द्वारा जो निम्न जातियों को दूषित माना जाता था, तो ऊंची जातियों से दूर रखने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। तो इनके द्वारा ही जो ब्राह्मण समुदाय था या उनके खिलाफ ये एक आंदोलन चलाया गया था वाइकॉम। और ये कहाँ पे हुआ, त्रावणकोर की रियासत में हुआ, अर्थात केरल में ये शुरू किया गया। और इस समय 2024 में
आपके वायकॉम की शताब्दी मनाई गई है। तो इट मीन्स कि क्या समझ में आता है आपको कि ये जो विद्रोह था ये 1914 में शुरू हुआ, तो 2024 का ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स का भी प्रश्न हो सकता है, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान रखना। और के कलप्पन की अगर मैं बात कहूँ तो इसे केरल के गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जैसे हमारे भारत के गांधी जी प्रसिद्ध हैं, वैसे केरल गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रश्नों की बात करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि अभिकथन की बात करें तो डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप गलती करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मसूलीपट्टनम आपने बहुत सुना है, मछलीपट्टनम भी कहते हैं, मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, लेकिन ये पश्चिमी तट पे नहीं है। पहली बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ये पूर्वी तट पर है, अर्थात कृष्णा नदी के डेल्टा पर यह पाया जाता है। मुख्य रूप से हम इसे कहते हैं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और ये आंध्र तट कहलाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, और जैसे ही आप देखोगे आर गलत वाला आंसर तो आपको सी मिल जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों कि मसूलीपट्टनम पे आप देखोगे 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने भी अपनी कंपनी बनाई थी और डच ने भी अपनी कंपनी बनाई थी, पुर्तगालियों ने भी बनाई थी। तो कह सकते हैं कि जो मसूलीपट्टनम था ये एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्षेत्र था, बहुत ही आर्थिक गतिविधियां होती थी। तो जितनी भी भारत में कंपनियां आई, चाहे वो पुर्तगाली थी, डच थी, फ्रांसिस थी, डेनिश थी, अंग्रेजी थी, सभी ने मसूलीपट्टनम पे कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में अपनी इंडस्ट्री को ओपन किया। लेकिन ये बंदरगाह पूर्वी तट पे था, न कि पश्चिमी तट पे, कृष्णा नदी डेल्टा में, तो इसलिए सी हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम बात करें 7वें नंबर की बात करते हैं, तो जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में नहीं हुई थी। तो यहां पूछा जा रहा नहीं, तो बंगाल का विभाजन 1905 में इसी के द्वारा किया गया। भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन अगर हम कहें तो भी इसी ने किया था। अकाल आयोग की स्थापना इसी के द्वारा की गई, लेकिन हंटर आयोग का गठन इसके द्वारा नहीं की गई थी। अब यहाँ पे हंटर आयोग दो बार आता है, एक आपको मिलेगा 1817 के आसपास जो एजुकेशन से संबंधित है, और दूसरा आपको मिलेगा 1919 में जो आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित किया गया था। इस दोनों ही समय आपके लॉर्ड कर्जन नहीं थे, इसलिए 7 का डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, सॉरी एक छोटी सी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, जो हंटर आयोग था ये आपका 1882 में था, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, 1882। तो ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, और साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि वही चीजें आपको फिर प्रश्न के रूप में मिल जाएंगी। मैंने आपको बताया था ना कि 10,000 एमसीक्यूज करके जाने हैं तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा, और वो कैसे होंगे 10,000, इसके बारे में भी मैंने डिटेल से बताया था कि कैसे हम 10,000 एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं, क्योंकि प्रश्न के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं वो सारे भी उसमें ऐड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लाला लाजपत राय जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी क्या? तो हम कहेंगे, आगे देखते हैं, उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया था। कैसा प्रश्न पूछ रहा है, स्वराज पार्टी के गठन में भी। आपको याद होगा कि स्वराज पार्टी के लिए आप बस इतना ही जानते हो कि देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्थापना की थी 1921-22 में, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होगा कि लाला लाजपत राय भी इसमें शामिल थे। तो मैं कहूंगा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और पहला स्टेटमेंट भी सही है। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की बात की जा रही है, और जो आपकी 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो खोली गई थी वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने खोली थी, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, ठीक है, तो ये आपकी लाला लाजपत राय ने की थी, और इन्हें पंजाब केसरी या पंजाब का शेर भी कहा जाता है। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, श्रमिक आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? तो भाई श्रमिक आंदोलन की जब भी शुरुआत हुई उससे पहले हम मान के चलेंगे कि किसे माना जाता है, तो एनएम लोखंडे को माना जाता है। किसको माना जाता है? एनएम लोखंडे, यानी नारायण मेघाजी लोखंडे को माना जाता है। और 1890 में, ध्यान देना, 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत का पहला संगठित श्रमिक संघ था। क्या नाम मैंने बताया इसका कि बॉम्बे, ध्यान से सुनना जरा इस नाम को, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, और ये मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका का भी प्रकाशन करते थे। तो जो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन था ये भारत का पहला संगठित श्रमिक संघ था, जो कि श्रमिक संघ आंदोलन से पहले का एस्टैब्लिश किया जा चुका था। फिर आगे देखते हैं, अब इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करेंगे। जैसे लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो इनकी एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जो कई बार आप लोग गलत कर जाते हैं कंफ्यूजन में होके, तो इनकी सबसे फेमस पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया।
क्या मैंने बताया आपको, अनहैप्पी इंडिया, ये इनकी सबसे फेमस पुस्तक है। और एक दूसरी इनकी पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये लाला लाजपत राय की ही पुस्तक है। और बात करेंगे वीपी वाडिया साहब की, तो इन्होंने मद्रास श्रमिक संघ का गठन किया था। यह भारत के पहले संगठित श्रमिक संघों में से एक था। तो इन्होंने किसको गठित किया था, मद्रास। ये एक था, मतलब कि बहुत सारे हो चुके थे लेकिन उनमें यह भी प्रमुख था, लेकिन एनएम लोखंडे वाला सबसे पहला माना जाता है। ठीक है। और ये स्वराब जी जो लिखा हुआ है, सापुर जी बंगाली, ये भारतीय एम्बुलेंस कोर में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति जिसका गठन युद्ध की घोषणा के समय लंदन में किया गया था, और उन्होंने नेटली में बीमारों और घायलों की सेवा की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, जमींदारों से संबंधित है। क्या पूछा जा रहा है कि जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसने निश्चित किराए या अधिभोग किराए अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया था। इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था, ध्यान देना, और यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रचलित था। तो देखिए, ये मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारी व्यवस्था थी, इसीलिए बिहार और पश्चिम बंगाल में जमींदारों का एक नया वर्ग उदय हुआ। लेकिन ये जो व्यवस्था थी, ये भू राजस्व सीधे किसानों से नहीं लिया जाता था, बल्कि जमींदार ही 10/11 का नियम रहता था कि 11 रुपए अगर आपने कमाए तो 10 रुपए ब्रिटिश सरकार को दिए जाते थे, और 1 रुपए जो है कि आपका जमींदारों के पास रहता था। और अगर जमींदार समय से पूरा नहीं कर पा रहा है, लगान वापस नहीं कर पा रहा है, मतलब टैक्स नहीं दे पा रहा है, तो सूर्यास्त का नियम भी एक इसके लिए बनाया गया था। कौन सा नियम था, सूर्यास्त का नियम, कि अगर सूर्य, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक दिन दे दिया कि भाई 25 फरवरी तक अगर आपने लगान मतलब नहीं दी ब्रिटिश सरकार को, तो उस समय जब सूर्य का अस्त हो जाएगा तो अगले दिन 26 फरवरी को हम आपकी जो जमींदारी के अंतर्गत जितनी भी भूमि है वो किसी और को दे सकते हैं। लेकिन ये किसानों से नहीं वसूली जाती थी, क्योंकि किसानों से जो डायरेक्ट ली जाती थी उसको महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि महाल का मतलब होता है दोस्तों क्या, किसान होता है, तो महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इसलिए यहां पर सी ऑप्शन गलत है। बाकी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे पेश किया था और पहला भी सही है। और अगर मैं देखूं तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, साथ में ये यूपी में भी प्रचलित थी, ध्यान देना, यूपी में भी प्रचलित थी, और आंध्र प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में भी ये प्रचलित थी। तो बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश और एमपी, तो ये तीनों में मतलब 6 राज्यों में ये फेमस थी। और अगले प्रश्न को देखें, 11 नंबर को, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस यानी एटक की बात करें, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पे सही उत्तर को चुनना है। तो लाला लाजपत राय को एटक के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में एटक के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। तो पहला क्यों गलत है, क्योंकि लाला लाजपत राय जी को एटक के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था कि नहीं चुना गया था, तो ये गलत है, क्योंकि इनको बनाया गया था दोस्तों अध्यक्ष, ध्यान देना, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। बल्कि जो महासचिव थे वो कौन बना था आपके, तो वो बने थे आपके दीवान चमन लाल जी। कौन बने थे, दीवान चमन लाल जी जो है कि बने थे। तो इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट तो सही है कि 1922 के गया अधिवेशन में एटक के गठन का स्वागत किया गया और इसकी लिए एक समिति का गठन भी कर दिया गया। परंतु यहाँ पे लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनते हैं और दीवान चमनलाल जी पहले महासचिव बनते हैं। तो इस आधार पे हम एक स्टेटमेंट को गलत करेंगे और दूसरे को सही किया जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो एटक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपकी 31 अक्टूबर 1920 को। कब हुई थी एटक की स्थापना, 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। तो बिल्कुल ध्यान से समझते चलना है आपको, ताकि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को बात करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उसका सही काल अनुक्रम लगाना है। जैसे हंटर शिक्षा आयोग, अभी मैंने आपको बताया था डब्ल्यू हंटर के द्वारा, ये 1882 में आता है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर फोकस करते हुए। फिर चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करेंगे तो ये तो सबको पता होगा, 1854 में आया, जिसके आधार पे 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई थी लंदन विश्वविद्यालयों के तर्ज पे, जिसमें मद्रास, बंबई और कौन सी एक प्रेसिडेंसी थी, 3 मुख्य प्रेसिडेंसियों में खोले जाने थे। तो तीसरी बताना है आपको। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। ली आयोग की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, हालांकि इसी के बाद सिविल सेवा की जो है कि संरचना स्थापित की गई। और रैले आयोग की बात करेंगे तो ये थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति के लिए लॉर्ड कर्जन ने स्टैब्लिश
कराया था। तो अब इस आधार पे आप देखोगे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 2 1 4 3। तो क्या समझ में आया, 2 1 4 3। तो सबसे पहले चार्ल्स बोर्ड आएंगे, फिर हंटर शिक्षा आयोग, फिर रैले आयोग और सबसे लास्ट में आपके ली आयोग आएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अगला देखते हैं पावना विद्रोह। पावना विद्रोह क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये पूर्वी बंगाल से संबंधित है। ठीक है, पावना विद्रोह की बात करेंगे तो ये जमींदारों की दमनकारी नीतियों से संबंधित है, क्योंकि जो पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जो जबरन लगान वसूल की जाती थी तो गरीब किसानों के लिए बढ़ाया जाता था, और 1859 के अधिनियम के तहत इस अधिकार को फिर रोक दिया गया। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर था। तो अक्सर क्या होता है कि पावना जो विद्रोह पूछा जाता है, इसका कभी कभी क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र में हुआ था, अर्थात बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, यूपी किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1907 में किया गया था। ध्यान देना, अखिल भारतीय किसान सभा की बात नहीं कर रहा हूं 1936 वाली, मैं बल्कि बात कर रहा हूं यूपी किसान सभा का गठन। तो सॉरी, इसका जो गठन था दोस्तों वो 1918 में किया गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें दो व्यक्ति महत्वपूर्ण थे, एक तो थे आपके इंद्र नारायण द्विवेदी जी, दूसरे आपके गौरी शंकर जी आ जाएंगे, और तीसरे हमारे मदन मोहन मालवीय जी आ जाएंगे, जिन्होंने 1918 में लखनऊ में जो है कि इसकी स्थापना की थी, यूपी किसान सभा की। और यही किसान सभा और अन्य जो राज्यों की किसान सभाएं थी वो सब एकजुट होकर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करती हैं। लखनऊ में ही गठन होता है, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में होता है, एनजी रंगा के नेतृत्व में होता है। तो वो चीजें अलग हैं, अखिल भारतीय स्तर पे थी वो 1936 में, और ये यूपी की किसान सभा की बात करेंगे। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति और थे इसमें, बाबा रामचंद्र, दुर्गापाल सिंह और झिंगुरी सिंह। तो बाबा रामचंद्र का आपने नाम सुना होगा, जो इसी किसान सभा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित उद्देश्यों से कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। तो ध्यान देना, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय किसकी स्थापना की गई? कलकत्ता मदरसे की, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन क्यों किया गया था यह पूछा जा रहा है आपसे। तो यहां आपको बताना है, भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना। तो भाई प्राच्य शिक्षा में जो है कि था नहीं। और आगे बात करें, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, ताकि जो मुस्लिम समुदाय है बंगाल का वो कहीं ना कहीं मदरसे में अपनी पढ़ाई को पूरा करेगा और ब्रिटिश प्रशासन में सहयोग करेगा नौकरी लेके। तो ये ठीक था। स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिले, ऐसा कुछ इनका विचार नहीं था। बेहतर प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिकों को मुस्लिम रीति रिवाजों और कानूनों में प्रशिक्षित करना था, ऐसा नहीं था, ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित नहीं करना था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। और कलकत्ता मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में, ठीक है। तो ये मैंने जो अभी आपको बताया होगा वो ध्यान दीजिएगा कि वो कलकत्ता में जो न्यायालय खोली गई थी सर्वोच्च न्यायालय के नाम से, वो हो गई थी 1774 में। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन मदरसे की बात करेंगे तो 1781 में किया गया था। ओके, और इसी से संबंधित एक और कॉलेज आप देख लीजिए जो आप जानते होंगे कि हिंदू कानून पे आधारित, यानी हिंदू व्यवस्था से, तो वो थी संस्कृत कॉलेज, जो कि 1791 में बनारस में एस्टैब्लिश किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। तो इस तरीके की एक्स्ट्रा जो फैक्ट आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब प्रश्न आपका यहाँ पे कलकत्ता मदरसा बन सकता है मुस्लिम वर्ग के लिए, तो हिंदुओं का भी आपको पता रहे, संस्कृत कॉलेज 1791 जोनाथन डंकन द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि प्रश्न हर प्रकार से घूम के पूछेगा, तो आपको बिल्कुल हर प्रकार से 360 डिग्री पे आपको स्टडी करनी, मतलब एक चीज से हर चीज को कनेक्ट करो। सांप्रदायिक पंचायत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? और अभी मैंने कल इसी चीज को घटना चक्र शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आपको पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री में। यह लोथियन समिति की सिफारिशों पर आधारित था। ये पहली बार जो है कि शब्द आप लोग सुन रहे होंगे कि क्या ये लोथियन समिति की सिफारिश पर आधारित था, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। भारतीय फ्रेंचाइज समिति जिसे हम कहते हैं, ये लोथियन समिति भी इसे कहा जाता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई थी, तो ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट अभी जो 106 नंबर पे जो अमेंडमेंट हुआ है भारतीय संसद में सभी महिलाओं को 33% का आरक्षण देने के लिए, उससे संबंधित स्टेटमेंट लगा दिया गया, तो ऐसा नहीं है। बल्कि सांप्रदायिक पंचायत जो आया था ये कहीं ना कहीं था तो प्रतिनिधित्व से संबंधित, लेकिन पूरी महिलाओं से संबंधित नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रांतों की बात की गई है, जबकि केवल सीमित मतदान की बात हुई थी। और इसको लाया गया था दोस्तों 6 अगस्त 1932 को, जो कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उनके द्वारा ये लाया गया था। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। और अगर हम कुछ और अन्य बातें करें यहाँ पे, तो सांप्रदायिक पंचायत में आपको क्या मिलेगा कि उत्तर पश्चिमी प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों महिलाओं के लिए केवल और केवल कितने थे? 3% आरक्षण की बात की गई थी, 3%, 33% नहीं थी। दलित वर्गों को दोहरे मत का प्रावधान भी किया गया था। बंबई प्रांत में मराठों के लिए 7 सीटें रिजर्व कर दी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है।
अगला यहाँ पूछा जा रहा है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी और ये साउथ अफ्रीका में की गई थी, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते थे। और कब की गई थी? 1895 में, क्योंकि भारत में तो गांधी जी 1915 में आते हैं, 9 जनवरी 1915 में भारत में आते हैं और 9 जनवरी को इसी अवसर पे हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस भी हम सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका नटाल इंडियन कांग्रेस। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आउटरम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र, मतलब आउटरम ने यह कहा था कि अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का एक मुस्लिम षड्यंत्र था, तो ये बात सही है। कार्ल मार्क्स ने कहा था अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का यह विस्तार है, यह भी सही है। आर होम्स ने कहा था ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि आर होम्स ने ऐसी बात नहीं कही थी। किसने कही थी ये बात कि ये ईसाई धर्म के खिलाफ जो है कि एक युद्ध छेड़ा गया? तो ये रिज ने कही थी। जबकि आर होम्स ने कहा था कि सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है। कैसा संघर्ष है? सभ्यता और बर्बरता का। और बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था कि एक राष्ट्रीय उत्थान है। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि आर होम्स ने कहा था सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है, न कि ईसाई धर्म के खिलाफ। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर पे कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। दूसरा, इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना है। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जा रही है, तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कि पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं आपको तो ध्यान देना कि 1885 में जो है कि भारत में कांग्रेस स्टैब्लिश होती है और ये भारत में भारतीयों को जागरूक करती है। लेकिन इसी समय फिर दादा भाई नौरोजी जी के दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं अब जो है कि मतलब कि ब्रिटेन में जाके और वहां की जनता को भी ये बताऊं कि कैसे आपके यहाँ ब्रिटिश शासन अच्छा चल रहा है, लेकिन यही ब्रिटिश शासन भारत में अत्याचार और शोषण कर रहा है और भारतीयों के मुद्दे से जागरूक किया जाए। तो इसमें इसके स्टैब्लिशमेंट में सबसे जो बड़ा योगदान था वो था आपके WC बनर्जी साहब का था, और दूसरे आपके आते हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार जिम्मेदार थी, ये सारी चीजें बतानी थी उनको। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। देखिए आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल ज्यादा टाइम भले लग जाए, 1 घंटे से ऊपर ही लग सकता है, क्योंकि भाई 150 प्रश्न करने तो 1 घंटे में नहीं बल्कि 1.5 घंटे में होंगे। लेकिन आप अगर तसल्ली से बैठ के पूरे प्रश्नों को सुनेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ 150 की जगह आप 250 प्रश्न सीख के जाओगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ। अब जैसे इसी में आपको नहीं पता होगा कि ये किसने स्टैब्लिश किया था, तो मैंने आपको बताया, तो ये जो छोटी छोटी चीजें, क्योंकि यही आपसे पूछ लेगा कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो बस आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जा रही है यहाँ पे, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के साथ इसका विलय हो गया, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व संघों में इंडियन नेशनल एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण था और इसका उद्देश्य वैध तरीके से लोगों की राजनीतिक और बौद्धिक उन्नति थी। ठीक है, तो जो INC था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वर्ष 1886 में क्या हो गया? आपस में विलय हो जाता है। तो इस वर्ड पे जरा फोकस करो, यहाँ पे क्या लिखा है? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना किसने की थी? अगर आपको याद होगा तो इसकी स्थापना की गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी SN बनर्जी जी के द्वारा की गई थी, और दूसरे थे इसमें आनंद मोहन बोस। ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फिर बाद में विलय कर लेते हैं। तो आपको कई बार क्या करना है ना कि शब्दों को भी ध्यान देना है। भारतीय राष्ट्रीय संघ आपने नहीं पढ़ा होगा, भारतीय राष्ट्रीय एसोसिएशन में नहीं पढ़ा होगा, बल्कि आपने पढ़ा होगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो इसका जरा हिंदी रूपांतरण भी आपको देखते हुए चलना है, क्योंकि अक्सर ये हिंदी वाले बच्चों के साथ समस्या आ जाती है। अगला प्रश्न 21 की बात करें तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन घटनाओं के काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो हिस्ट्री में तो देखो आपको घटनाएं याद होनी चाहिए, जैसे बंगाल का विभाजन लागू कब होता है? तो भाई जब भी लागू हो, हालांकि अक्टूबर में जो है कि लागू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात तो ये आपका अक्टूबर 1905 में जो है कि लागू हुआ। और सूरत का विभाजन की बात करेंगे तो ये 1907 में हुआ। बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। अब ध्यान से समझना कि बंगाल विभाजन जो हो रहा था उसके विरुद्ध जो बहिष्कार प्रस्ताव आया था, ये आया था आपका अगस्त 1905 में। अब बताओ, ये लागू हुआ था अक्टूबर में, लेकिन
जब लॉर्ड कर्जन ने घोषणा कर दी थी जुलाई में कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, तो उसके खिलाफ बंग भंग आंदोलन के तहत 1905 अगस्त में ये रणनीति शुरू कर दी कि हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन लागू हुआ अक्टूबर में। तो ये महीने के हिसाब से भी देखो गलत हो सकता है। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, और ये जो स्टेटमेंट था ये उन्होंने जब कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे 1906 में, तब इन्होंने कहा था। हालांकि इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की है, एक 1886 में की है और एक 1906 में की है, और एक और अध्यक्षता करते हैं ये 1890 से पहले पहले। आप लोग कमेंट करके बता देना। तो इस आधार पे जब आप इसका क्रम मिलान करोगे तो सही उत्तर हो जाएगा बी। तो इट मींस कि क्या क्लियर हुआ आपको कि बंगाल का विभाजन होता है, लागू होता है अक्टूबर 1905 में, लेकिन अगस्त 1905 में बहिष्कार होने लगता है। सूरत विभाजन 1907 में होता है, और दादा भाई नौरोजी जी ने कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है ये 1906 के अधिवेशन में घोषित किया था। तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। यहां पर देखते हैं कि तो पूछा जा रहा है प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया। तो यहां पर अब आपको बताना है तो सुबोध पत्रिका। अब देखिए एक ऐसा नाम जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, सुबोध पत्रिका। अगर मैं बात करूं कि पहले इसकी स्थापना की बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में, और किसके द्वारा की जाती है। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण लोग आते हैं, एक आते हैं आपके पांडुरंग और दूसरे होते हैं आपके आत्माराम पांडुरंग। 2 भाई होते हैं, मतलब दादोबा पांडुरंग और आत्माराम। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में, ठीक है। और इन्होंने एक मराठी अंग्रेजी भाषाओं में जो है कि पत्रिका चलाई थी जिसका नाम था सुबोध पत्रिका। तो क्या थी सुबोध पत्रिका, क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे दयानंद सरस्वती की जो आर्य समाज से निकली थी वो सत्यार्थ प्रकाश आपने सुनी होगी। फिर आपने राजा राम मोहन राय जी की सुनी होगी कि संवाद कौमुदी थी, मेरातुल अखबार था। लेकिन प्रार्थना समाज की मैं कह सकता हूँ 90% बच्चों ने ये नाम नहीं सुना होगा। तो ऐसे प्रश्न जब आयोग देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और यही खासियत है दृष्टि के टेस्ट पेपर की जो बहुत अच्छे से देता है। अगर हम बात करें बंगदूत की, तो ये जो पत्रिका थी ये राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर जी की थी। अगर दिग्दर्शन की बात करें, इसकी दिग्दर्शन अगर इसकी बात की जाए तो ये भी एक मराठी पत्रिका के जनक हैं वो है बाल शास्त्री जाम्बेकर, बाल शास्त्री जाम्बेकर। और बंग दर्शन की बात करेंगे तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी से संबंधित है। तो बंगदूत और बंग दर्शन दोनों में अंतर है। बंगदूत आपके द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय जी चला रहे हैं, दिग्दर्शन को बाल शास्त्री जाम्बेकर चला रहे हैं, और बंग दर्शन को बंकिम चंद्र चटर्जी चलाते हैं। और सुबोध पत्रिका किसके द्वारा थी, प्रार्थना समाज के द्वारा। आगे देखते हैं हम टीपू सुल्तान के बारे में कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा है। तो समझ लेते हैं इसको जरा कि मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, और जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो टीपू की मृत्यु हुई थी, पता है ना आपको टीपू की मृत्यु कब हुई थी, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं 1799 में, जो कि चौथा जब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, तो उसी समय तृतीय मतलब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और अंग्रेजों ने एक 2 वर्ष के बच्चे को बैठाया था शासन पे जिसका नाम था कृष्णराज तृतीय। वो 2 वर्ष के थे जब वो गद्दी पर बैठते हैं, और उनके साथ एक सहायक संधि करवा ली जाती है जो उनके संरक्षण में लोग रहते हैं। तो ये सहायक संधि हो जाती है यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं हम, विलियम बेंटिक ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया था। ध्यान देना, विलियम बेंटिक के बारे में पूछा रहा है तो ये भी सही है। हालांकि आपने पढ़ा होगा अक्सर कि अवध पे जो है कि कुशासन का आरोप लगाया गया था, लेकिन वो 1856 की बात थी, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1831 की बात, तो ये भी सही है। और विलियम बेंटिक का उस समय कार्यकाल था। और लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया। यानी लॉर्ड रिपन जब आते हैं तो क्या करते हैं, मैसूर राज्य को बहाल कर देते हैं अंग्रेजों से अलग करके। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, नहीं तो सारा प्रश्न आपका वहीं गलत हो सकता है। इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट अब यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मुकदमा या आपराधिक मामले में मुकदमा चलाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें हो क्या रहा था दोस्तों, क्योंकि जो इल्बर्ट बिल लाया गया था असल में लॉर्ड रिपन के द्वारा नहीं लाया, यह विधेयक जो है कि लॉर्ड रिपन ने भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए लाया था। इन्होंने ये कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि भारतीयों का केस और यूरोपियों का केस, तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जरूरी नहीं है कि यूरोपीय शासन या यूरोपीय लोग ही केवल भारतीयों का मुकदमा सुनेंगे और यूरोप का तो सुनते ही सुनते हैं। तो इसमें इल्बर्ट बिल में रिपन ने ये कह दिया, क्योंकि लॉर्ड रिपन को देखो बहुत दयालु शासक भी माना जाता है भारत के नेतृत्व से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं भारत की नजर या दृष्टिकोण से। तो इन्होंने कहा कि अब भारतीय जो मजिस्ट्रेट है अर्थात जो भारतीय न्यायाधीश हैं, अगर उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर लिए तो वो भी यूरोपियों का मुकदमा सुन सकेंगे और उन पर निर्णय दे सकेंगे। और इसी वजह से यूरोपीय लोग नाराज हो जाते
चाहते हैं कि भाई हम ज्यादा सभ्य हैं, हम जो है कि इन बर्बर लोगों से निर्णय नहीं सुनेंगे और ना ही ये हमारे मुकदमे को सुन सकते हैं, और इसीलिए इसका गोरे लोगों ने विरोध किया। इसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी हम जानते हैं। तो इल्बर्ट बिल का ये मामला था। क्लियर है ये बात यहां तक? अब चलते हैं अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 25 पर चलते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और पूछ रहा उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है। भाई पेरिस की संधि संबंधित देश, यहाँ अमेरिका कह रहा है, गंडमक की संधि अफगानिस्तान, सगौली की संधि बर्मा और यांडबू की संधि नेपाल। अब यहाँ पर बताना है आपको कौन कौन सा सही है। तो आप देखोगे कि पेरिस की संधि सही है अमेरिका के साथ, और गंडमक की संधि सही है, ये अफगानिस्तान के साथ की गई थी। लेकिन सगौली की संधि दोस्तों ये होती है आपके नेपाल के साथ। किसके साथ होती है? नेपाल के साथ। 1815 या 1900, हाँ 1815 में ही होती है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना। 1815-16 में हुई थी। और दूसरा जो यांडबू की संधि है ये नेपाल के साथ नहीं हुई थी, ये बल्कि म्यांमार के साथ हुई थी। कब हुई थी? म्यांमार के साथ हुई थी। क्लियर है? और यहाँ पे पहली और दूसरी संधि बिल्कुल सही है, तो पेरिस और गंडमक की बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि यांडबू की जो संधि थी ये भी कब हुई थी? तो ये 1826 में आपके म्यांमार अर्थात बर्मा के साथ हुई थी, जो आंग्ल बर्मा युद्ध हो रहा था। और सगौली की संधि इस तरीके से मिलान होगी। तो केवल पहला और दूसरा ही आपका सही हो जाए। अगला प्रश्न है, यहाँ पे विद्रोह दिए हुए हैं और यहाँ पे इसके वर्ष दिए हुए हैं। जैसे अहोम विद्रोह की बात करेंगे जो कि असम में हुआ था गोमदर कुंवर के नेतृत्व में, तो ये आपका हुआ था 1828 में हुआ था। पॉलीगर्स विद्रोह की बात करेंगे जो दक्षिण भारत का अंग्रेजों के प्रति किया गया था, ये विद्रोह था जो सामान्यतः 1795 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1795 से 96-97 तक चला। मोमारिस विद्रोह की बात करेंगे तो ये एक 1769 में यह भी विद्रोह किया गया था। अहोम राजाओं और मोमारिसों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ था, यह भी असम से संबंधित है। ठीक है। और पाइका विद्रोह की बात करेंगे जो कि ओडिशा में हुआ था और ये 1817 में हुआ था। हालांकि अगर हम याद होगा आपको 2017 में इसकी 2 शताब्दी वर्ष कंप्लीट हो गए थे, 200 वर्ष। तो इस पे जो है कि ओडिशा सरकार के साथ साथ पूरे भारत सरकार के द्वारा इसके लिए एक आयोजन भी किया गया था, उत्सव किया गया था। और ओडिशा सरकार ने यह भी क्लेम किया कि ये भारत का सबसे पहला सशस्त्र विद्रोह माना जाए, यानी कि पहला कह सकते स्वतंत्रता विद्रोह। जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि भारत की जो 1857 की क्रांति है, जो पहला स्वतंत्रता विद्रोह है, उससे पहले भी यह हो चुका था। तो ये ओडिशा सरकार की मांग थी। तो यहां पर आपने देख लिया कि अगर मैं बात करूं अहोम की, अब ये क्या होता है, यहाँ ईयर दिया है आपको, पेपर में मिलान करने को आ सकता है। असम हो गया। पॉलीगर्स की बात करेंगे दक्षिण भारत हो जाएगा। मोमारिस की बात करेंगे तो ये भी असम में, क्योंकि अहोम राजाओं से हो रही थी। पाइका की बात करेंगे तो ओडिशा में हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके स्टेटमेंट मैच हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर पे, अगर हम देखें तो खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्षता संबंधित नेता कौन नहीं था? कौन नहीं था? मोहम्मद अली थे, ठीक है, शौकत अली थे, और हजरत मोहानी या मोहम्मद इकबाल। तो कौन नहीं था? तो मोहम्मद इकबाल नहीं थे। अब बहुत सारे लोग मोहम्मद अली को मोहम्मद अली जिन्ना समझ लेते हैं, वो अलग हैं, जबकि ये मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई हैं, और इसमें हजरत मोहानी जी भी शामिल थे। मोहम्मद इकबाल जो है कि इसमें नहीं आते हैं। आगे चलें, अगर हम अगले बात पे करें तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया? तो जो दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों होता कब है। अगर आपने इसके बारे में जाना होगा तो आप उस संधि को भी बता सकते हो। तो बेसिन की जो संधि होती है, जिसे हम बसीन की संधि बोलते हैं, 1802 में, ठीक है, 1802 में जो हुई थी, और ये बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसकी वजह से दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का आधार बन जाता है। और अगर हम बात करें तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध और पेशवा और अंग्रेजों के बीच में जब हुई थी, तो वो पूना की संधि हुई थी, और ये अंतिम था 1817 में। और इसके बाद जब पूना की संधि होती है तो अंग्रेज जो है कि मराठा को जीत लेते हैं और कहते हैं कि अब मराठा में कोई भी पेशवा जैसी संधि, मतलब पेशवा जैसा कोई पद नहीं रहेगा। वडगांव की संधि की बात करेंगे तो ये आपका 1779 यानी इनकी 1779 में हुई थी, और ये महादजी सिंधिया की कमान में मराठों ने प्रथम आंग्ल मराठा जब युद्ध जीता था। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं अगर हम, और ये जो आपकी सूरत की संधि छूट रही है, तो ये ध्यान देना, सूरत की संधि आपकी 1775 में हुई थी, ठीक है, ये पहले आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी भाई? प्राउड रिजर्व की नीति की बात करेंगे तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाई गई थी, जो कि 1876 में भारत के जब वायसराय बने थे तो इन्होंने प्राउड रिजर्व की एक नीति अपनाई थी, जिसका उद्देश्य था वैज्ञानिक सीमाएं निर्धारित करना और प्रभाव के क्षेत्रों की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। हम पूछा जा रहा है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी और अरुणा आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो यहाँ पूछा रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान। याद होगा कि 1920 के दौरान ही बहुत सारे लोगों ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था, अगर आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है कल अपने शॉर्ट नोट्स घटना चक्र में।
और इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह भी सही है। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें पहली बार भारतीय जनता जो है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और इसे जन आंदोलन का नाम दिया जाता है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है और इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही की जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 31 की, तो इसको देखते हैं। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का विचार रखा था? तो भाई संविधान सभा का जो विचार की बात रखी जाएगी, ये स्वराज पार्टी के द्वारा रखा गया था। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको ढूंढने लगेंगे, आपके मोतीलाल नेहरू जी की नेहरू रिपोर्ट है। हालांकि सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार आता है वो स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही रखा था, ठीक है। और स्वराज पार्टी के जो कार्यकर्ताओं समूह था 1934 में इन्होंने संविधान सभा की अवधारणा को सबसे पहले रखा था। कब रखा था? 1934 में। और तो और अगर मैं आपको बताते चलूं कि 1936 में कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्ष 1935 के जो अधिवेशन में स्वराज पार्टी के द्वारा जो ये विस्तार प्रस्ताव दिया गया था, इसको समर्थन भी दिया था। आगे देखते हैं, बोस की बात करेंगे। एससी बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया था, जो कि एक संयुक्त प्रयास था। किसका प्रयास था? अगर आपको पता होगा कि ये 1700 मतलब 1938 में हरिपुरा गुजरात में भी ये जो है कि विजयी रहे थे अध्यक्ष पद के लिए, और 1939 में इन्होंने मध्य प्रदेश त्रिपुरी में भी ये विजयी रहे पट्टाभी सीतारमैया को हरा के। लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन को इन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो उसके बाद रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया गया, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा इन दोनों के द्वारा बुलाया गया था। तो 1 और 2 यहाँ पर सही स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, अब यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि जो समाचार पत्र पत्रिका है और उनके संपादक या संस्थापक में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखोगे हिंदू पैट्रियाट की बात करें तो गिरीश चंद्र घोष बिल्कुल सही है। बंग दर्शन की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था बंगदूत जो राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर की थी, लेकिन बंग दर्शन आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि ये गलत मिलान किया हुआ है। भारतीय समाजशास्त्री की बात करेंगे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, यानी इंडियन सोशियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इंडियन सोसाइटी। और परिदशक की बात करेंगे तो बिपिन चंद्रा जी की पुस्तक है। अगले प्रश्न को देखें, 34 की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ कथन दिए हुए हैं, जरा इसे पढ़ लेते हैं। तो इसे देखोगे अगर आप, इस एक्ट मतलब गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। तो जरा फोकस करना जरा शब्दों पे दोस्तों, क्या हिंसा दिवस गांधी जी कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पर फोकस करने वाली बात है बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इस एक्ट ने एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि गांधी जी ने जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में हिंसा दिवस मनाने का काम किया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य थे, जिसको हम लोग HSRA कह सकते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कह सकते हो या एसोसिएशन कह सकते हो। तो इसके आप देखोगे भगत सिंह जी देखने को मिलेंगे, इसमें कौन देखने को मिलेगा? भगत सिंह जी देखने को मिलेंगे और साथ में जोगेश चंद चटर्जी देखने को मिलेंगे। अगर इसमें एक और नाम ऐड करना चाहूं मैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, चंद्रशेखर आजाद की बात करूं, क्योंकि ये HRA के संस्थापक सदस्यों में भी थे। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसने काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया 1925 में ट्रेन डकैती, लेकिन जब ये वहां से भाग निकलते हैं तो उसके बाद ये 1928 में एक नई दिल्ली फिरोजशाह कोटला मैदान में भगत सिंह के साथ मिलकर HRA में ही एक सोशलिस्ट जो व्यू होता है, विचार होता है भगत सिंह का, उसे ऐड करते हैं और HSRA के नाम से गठन करते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद का भी अगर नाम आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है। अगर मैं बात करूं इसमें और मुख्य रूप से कौन थे, तो एक सुखदेव थापर जी भी थे, अशफाक उल्लाह खां भी थे इसमें, ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद जी का तो मैंने नाम आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी क्या? तो बिल्कुल सही बात है। और इसके निर्माण में परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह भी सही बात है क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी वो 1939 में इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन का जब अध्यक्षता पद छोड़ दिया था तब इन्होंने इसका गठन किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हालांकि उन्हें पार्टी से निकाला नहीं गया था, बस ये कह दिया गया था कि आपको कोई भी कार्रवाई अब नहीं करने दी जाएगी, नहीं कोई आप पद धारण करोगे। अगला प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में सही पूछा है? तो 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसकी बात हो रही है। साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे,
पहली चीज पूछी जा रही है। फिर यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण स्वीकृति की पुष्टि की या उपयुक्त में से सही। तो देखिए पहला भी गलत है कि साइमन कमीशन के आदेशानुसार नहीं किया गया था, बल्कि इसको 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको पूरी तरीके से स्वीकृति नहीं दी थी। तो इस आधार पर अगर आप सही कथन की बात करोगे तो यह जो चुनाव हुआ था वो सीमित वयस्क मताधिकार पे हुआ था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और जो चुनाव वाले जो 11 प्रांत थे, जिसमें मद्रास, संयुक्त प्रांत यानी यूपी, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, और जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट था, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे, सिंध, ये सभी के सभी क्षेत्रों में चुनाव कराया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, और 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल के साथ गठन किया सरकार का, और जिसमें 5 में उन्होंने पूर्ण बहुमत की प्राप्ति की थी। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर पे, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ध्यान से समझना, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, एसएन बनर्जी जी। ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की बात की जा रही है, और इसका गठन 1919 में किया गया था। कब किया गया था? 1919 में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की थी? तो भाई रमाबाई रानाडे ने की थी। किसने की थी? रमाबाई रानाडे ने की थी, और इन्होंने 1904 में पहली जो है कि भारत महिला परिषद का गठन किया था। हालांकि सरला देवी चौधरानी की अगर हम बात करें, सरला देवी चौधरानी की, तो इन्होंने 1910 में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई थी। इसे किसी महिला द्वारा स्थापित पहला भारतीय महिला संगठन भी माना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका वितल विध्वंसक, ध्यान देना, वितल विध्वंसक की शुरुआत की थी? तो 40 का हो जाएगा गोपाल बाबा वालंगर, ये कह सकते हो, या जिन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होता है आपका वितल विध्वंसक, या इसको हम वाइटल विध्वंसक भी कह सकते हैं दूसरे नाम से, यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नष्ट करने वाला एक मासिक पत्रिका थी। तो ये किससे समय थी? ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए। अगर अंबेडकर जी की बात करें तो इन्होंने भी एक मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो कि 1920 में थी, और ये एक मासिक समाचार पत्र था, और साथ ही साथ दलित वर्गों के हित के लिए इन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत की भी शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? बहिष्कृत भारत की। और वहीं पे ईवी रामास्वामी की बात करें, जो कि इजवा जनजाति से संबंधित थे केरल के, और इन्होंने एक स्वाभिमान आंदोलन यानी आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 के दशक में, जो कि ब्राह्मणों के विरुद्ध था। और बाल शास्त्री जंभेकर की बात करें तो ये बंबई में मराठी पत्रिका थी, उसके जनक माने जाते हैं मराठी पत्रकारिता के, और इन्होंने 1832 में दर्पण नाम की एक मराठी पत्रिका शुरू की थी, या समाचार पत्र भी कह सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें देखोगे वह वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने, और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। फिर उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और पीरी तथा मुरादी प्रथा का समर्थन किया था। तो ऐसा नहीं था, वो थोड़े प्रोग्रेसिव माइंड के थे, वो पर्दा प्रथा का, बहुविवाह का, पीरी प्रथा का, मुरादी का, इनका समर्थन नहीं किया था। लेकिन पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो इसे अगर आप देखोगे, देवबंद आंदोलन या पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने की थी। देवबंद आंदोलन जो कि सहारनपुर से शुरू किया था, तो बिल्कुल सही है। और देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत भी किया था, बिल्कुल, क्योंकि ये भी जो है कि भारतीय परंपरा से संबंधित थे। तो सहारनपुर जिले में इसकी स्थापना आपको देखने को मिलती है 1866 में, और उसी समय आप देख सकते हो दारुल उलूम में देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, तो क्या कहता है, 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसे दी गई थी? तो नंदलाल बोस जी को दी गई थी। किसको दी गई थी? नंदलाल बोस जी को। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, 44 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट वाइज है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने की बजाय गर्मपंथियों को अलग थलग करना था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि अब जो नरमपंथी और गर्मपंथी हैं वो आपस में टूट सकते हैं, और जिसका परिणाम हमें 1907 में सूरत अधिवेशन में देखने को मिला। क्योंकि जो
अंग्रेजी शासन था उसने क्या किया, उदारवादियों को कहीं ना कहीं जो है कि देना शुरू कर दिया, पुरस्कार देना शुरू कर दिया, उन्हें विधान परिषद में सीट देनी शुरू कर दी, ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ अब हमारी भी भागीदारी बढ़ रही है शासन में और हम भी कुछ ना कुछ भारत को आजाद कराने में योगदान कर सकते हैं। लेकिन जो उग्रवादी दल था, लाल बाल यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग कहते थे कि ये केवल भिक्षावृत्ति है, आपको बस केवल पुरस्कार दिया रहा, सांत्वना पुरस्कार, इससे जो है कि भारत को आजादी नहीं मिलेगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में भी कार्य कर सकते थे। बिल्कुल सही बात है। अगर नरमपंथी अगर विधान परिषद के अंदर पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं वो सीट प्राप्त कर रहे हैं, तो गर्मपंथियों को ये समझना चाहिए था कि अगर वो कोई भी प्रकार की उग्रवादी गतिविधि करेंगे तो उसको रोकने के लिए उनके उदारवादी पहले खड़े रहेंगे कि नहीं, हम विधान परिषद में बिल पास नहीं होने देंगे कि भाई उग्रवादी गलत किए कि नहीं, तो उनकी सुरक्षा कर सकते थे। लेकिन ये चीज वो नहीं समझ पाए। तो दोनों ही बातें यहां पे सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 अगर हम देखें तो क्या कहता है 45 क्वेश्चन नंबर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, सत्येंद्र सिन्हा 1909 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। बिल्कुल सही है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, यह भी सही है। अप्रैल 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिक युगांतर की शुरुआत की थी, यह भी सही है। और बारदोली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई तीन कठिया प्रणाली का विरोध था। ध्यान देना, तीन कठिया जो प्रणाली थी दोस्तों, ये चंपारण में हुई थी 1917 में, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। बारदोली सत्याग्रह में ऐसा कोई भी कांड नहीं था। समझ गए एक बात। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में किया गया था बारदोली सत्याग्रह। अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? तो भाई इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की गई थी, और ये कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के शरण स्थल भी थी। शरणार्थी मतलब कि यहाँ पे क्रांतिकारी आते थे और रुकते भी थे। ठीक है। अगर एनी बेसेंट की बात करें तो ये भारत की पहली मतलब कि ये पहली महिला अध्यक्ष बनती है कांग्रेस की 1917 में, और इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे समाचार पत्र को भी शुरू किया था। आगे बात करें गदर पार्टी की, अगर हम बात करेंगे तो गदर पार्टी के संबंध में, इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाओं में अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्व क्षेत्र तक विस्तृत थी, यह भी सही है। इसके सदस्यों का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था। 1914 में दो घटनाएं, कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से ही इसे अपने उद्देश्यों के लिए काफी प्रोत्साहन किया, तो यह भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। हालांकि इसकी स्थापना 1913 में की गई थी और गदर नाम की पत्रिका सबसे पहले उर्दू में निकलती है, फिर उस पर गुरुमुखी और हिंदी जैसे अन्य भाषाओं में निकलना शुरू होती है। तो ये क्रांतिकारी संगठन था, यानी क्रांतिकारी के रूप में से काउंट किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्ष 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था? मतलब कि जो 1915 की बर्लिन कमेटी के बारे में बात करें तो गुरुबख्श सिंह ढिल्लों का नहीं था, जबकि वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल जी का इससे संबंध था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 49 की बात करेंगे अगर हम, तो इस प्रश्न को देखते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, केवल चीन के साथ चाय का व्यापार रह गया था, यह भी सही है। और 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में दे दिया गया, यह भी सही है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया, तो यही बात गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आगे देखते हैं। कारावास में डाले जाने वाले पहले पत्रकार कौन थे? तो ध्यान से समझना आपको कि कारावास में जो सबसे पहले डाले गए थे पत्रकार वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अब जरा एंशिएंट की ओर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो एंशिएंट की ओर बढ़ेंगे तो बुर्ज होम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है, और यह स्थल कहाँ पे है? तो बुर्ज होम की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? देखो, सबसे पुराना वेद नहीं पूछा जा रहा है, सबसे लघु वेद की बात की जा रही है। ठीक है, तो लघु वेद की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा साम वेद, क्योंकि यही सबसे छोटा वेद माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखें। किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? किस पाषाण युग के लोगों की
मतलब लोगों की चित्रकला में युग थी। तो सबसे पहले अगर आपको प्रमाण देखने को मिलेगा तो कब मिलेगा, मध्य पाषाण युग के अंतर्गत देखेंगे, जैसे मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में हो गया या शैल चित्रों में, तो इनकी जो है कि ज्यादा रुचि देखने को मिलती है। वहीं मध्य पाषाण के अंतर्गत आप शैल चित्र देखोगे मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, भीमबेटका में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ मिर्जापुर में, तो भीमबेटका भी आपको इस समय देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी। तो भाई देखो किसके बारे में नहीं थी उन्हें, बिल्ली के बारे में थी, ऊंट के बारे में थी, गधे के बारे में थी, लेकिन सिंह यानी कि शेर के बारे में नहीं थी। इवन कि मैं सिंह क्या कहूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि घोड़े के उपयोग के बारे में भी इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न है आपका, अब यहां पे देखिए सीधे सीधे वन लाइनर टाइप के प्रश्न आ रहा है, क्योंकि एंशिएंट में इसी तरीके के प्रश्न पूछेगा वो। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो भाई सबसे उत्तरी स्थल मांडा था, बिल्कुल। सबसे दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में, सबसे पश्चिमी सुरकोटदा था, क्या सुरकोटदा था, तो ये देखना है। और सबसे पूर्वी स्थल ये आप देखोगे आलमगीरपुर। तो देखो सुरकोटदा नहीं था बल्कि सुतकांगेडोर था, सुतकांगेडोर था, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला पूछा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है। लोथल के संबंध में कौन सा सही नहीं है। यह कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन है और इसका उत्खनन प्रोफेसर SR राव ने किया। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ कोई नगर दुर्ग नहीं था। तो यही आप देखोगे कि प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में पूछा रहा है कि क्या ये लोथल के बारे में सही है कि नहीं। तो हम क्योंकि यह मुख्य रूप से दोस्तों प्राकृतिक नहीं था बल्कि कृत्रिम बंदरगाह था, ठीक है। तो यही बस गलत है। और बाकी ये लोथल बंदरगाह आप देखोगे तो भगवा नदी पर मिलता है, कैम्बे की खाड़ी के पास, तो यह भी सही है। SR राव ने इसकी खोज की थी और यहाँ पे कोई नगर दुर्ग नहीं था। अगले प्रश्न को देखते हैं अगर हम 57 नंबर प्रश्न को, तो पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने कराया था। भाई पाटलिपुत्र में जो है कि एक किले का निर्माण अजात शत्रु ने किया था। किसने किया था, अजात शत्रु ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तोलका पीएम के संबंध में सही नहीं है। तो भाई तोलका पीएम की बात करेंगे तो तोलका पीएम जो एक तमिल साहित्य है और जिसको तोलका PR द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य, बिल्कुल सही। और इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी, यही गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि तोल्कापियर ने की थी, न कि इलांगो आदिगल ने। क्योंकि इलांगो आदिगल जिसकी रचना करते हैं वो सबसे फेमस माना जाता है शिल्पादिकारम। क्या नाम है इसका, शिल्पादिकारम, ये करते हैं। और यह तमिल व्याकरण की एक रचना है, यह भी सही है। यह संगम काल की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी देता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न 59 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है। तो 59 को अगर हम देखें तो इसे आप देखोगे कि चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता है और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे। तो सी वाला यहाँ पे स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि चांदी के सिक्कों को हम रुपया कह रहे थे, सोने के सिक्कों को हम दिनार कह रहे थे। गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे। यहाँ लिखा गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। तो देखो सोने के सिक्के हमारे गुप्त काल के दौरान आए ही नहीं थे, ठीक है, गुप्तोत्तर काल में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक किसे कहा जाता है। गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक किसे कहा जाता है। तो भाई महादंड नायक की बात करेंगे तो चीफ जस्टिस के रूप में इसे माना जाता था, ठीक है, चीफ जस्टिस के रूप में। और अगले प्रश्न को देखते हैं। आज हो सकता है इसको हम पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा करने में इसमें काफी टाइम लगेगा अभी जो है कि, हालांकि मैं बता बहुत अच्छे से रहा हूं ताकि आपको चीजें तैयार रहें। तो जरूरत पड़ने पर हम इसकी एक सेकंड क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगी अर्ली मॉर्निंग या फिर 11-12 बजे के आसपास। फिर देखते हैं निम्नलिखित शासकों में से नागानंद नाटक का लेखक कौन था। तो नागानंद की बात कर रहा तो ये हर्षवर्धन ने लिखा था, नागानंद। हालांकि इन्होंने रत्नावली और प्रियदर्शिका ये दो नाटक और भी लिखे थे, लेकिन नागानंद भी हर्षवर्धन ने लिखा था। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में सही नहीं है। तो अमोघ वर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं। तो आप देखोगे इसे कि वह राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित था, बिल्कुल सही है। वह शैव मत का अनुयायी था क्या, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो मैं कहूंगा कि वो शैव मत के अनुयायी नहीं थे, बल्कि वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके थे, जैन धर्म के। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा। उसकी प्रसिद्ध कृति कन्नड़ भाषा में एक रचित है, कविराज मार्ग, ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने मालखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण करवाया था, यह भी सही है। तो 62 का आपका बी हो जाएगा कि शैव मत नहीं बल्कि वो जैन धर्म से संबंधित थे। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तंजौर में पूछा जा रहा है आपका, 1 मिनट होल्ड करिएगा, ये
पेन यहाँ पे बंद हो गई थी और अब चालू होगी। तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो चोल वंश से संबंधित है दोस्तों। तो ये कौन होंगे? राजा राजा प्रथम या राज राज प्रथम भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? मतलब जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो किस प्रकार की व्यवस्था में रहते थे, तो उसके बारे में अगर पूछा जा रहा है तो आपको बताना है कि ये वृत्त जनों द्वारा शासित होते थे। क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा कि जो सभा होती थी, विदत होती थी और समिति होती थी, इनके द्वारा जो है कि उनके ऊपर शासन किया जाता था। अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लौह युग के चित्रित भूरे मृत भांड संस्कृति के संबंध में सही नहीं है? तो यहां पर पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको बताना है इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, यह भी सही है। चित्रित भूरे मृत भांड स्थले पूर्वी यूपी बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित थे, यह भी सही है। इस युग के लोग लोहे के हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे, यह भी सही है क्या? और इस काल में कई जनजातीय समूह और राज्यों का उल्लेख मिलता है, यह भी सही है। लेकिन अगर मैं कहूं तो बी वाला गलत हो जाएगा कि जो पेंटेड ग्रेव जो व्हील होते हैं यानी कि चित्रित भूरे मृदभांड इस तरह ये पूर्वी यूपी बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, न कि कहीं आपके पूर्वी यूपी बिहार वगैरह में नहीं देखने को मिलते थे। अगला प्रश्न है आपका 66 की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलान करना है दोस्तों। तो मिलान करने के लिए मुझे लगता है कूट भी है क्या? हाँ, कूट दिया है, लेकिन हम यहीं पर मिलान करेंगे इसका। ऐत्रेय उपनिषद और इसकी व्याख्या की बात कर रहे हैं। तो ऐत्रेय क्या मानता था कि ये आत्मा और चेतना की उत्पत्ति का विवरण देता है, तो ये आपका ए वाला सही हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद की बात करेंगे तो ये मंत्रों की लय और जाप से संबंधित था, तो ये भी सही हो जाएगा। कठ की बात करेंगे, कठ उपनिषद जिसे हम कहते हैं, तो नचिकेता और यम के बारे में जानकारी दी, और मुंडक में तो सत्यमेव जयते लिखा ही है, तो बिल्कुल इसके सारे के सारे मिलान सही है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 67 कि किस मौर्य सम्राट को अमित्र घात कहा जाता है? अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का हत्यारा, शत्रुओं का हत्यारा। तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार को। ध्यान देना, बिंदुसार को कहा जाता है अमित्र घात। ठीक है, और ये एक मौर्य सम्राट था। यूनानी लेखक ने इन्होंने जो है कि अमित्र चेट्स वगैरह ये सब कहा जाता था, और पतंजलि के महाभाष्य में इन्हें जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, अगर अगले प्रश्न की ओर देखें हम, तो अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों को एक वर्ग को क्या कहा था? जब मौर्य प्रशासन में जो लैंड टैक्स जो होता था, भूमि टैक्स, उसे कौन कलेक्ट करता था? तो एग्रे नुमोई करता था। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझ लेना कि इसको लेके बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर एग्रे नुमोई का जो कार्य है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता था कि जो किसान जो अपनी उपज का जो छठा हिस्सा देता था, यानी कि भाग के रूप में या अतिरिक्त कर बाली के रूप में, तो इसको जो कि कलेक्ट किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? एग्रोनोमोई के द्वारा किया जाता था। और ये पता एग्रोनोमोई एक कभी कभी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा सड़क के निर्माण के लिए भी। ठीक है, तो वो भी आप उसके लिए मान सकते हो। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर पे, तो क्या पूछा जा रहा है? बेस नगर के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो देख लेते हैं इसको। बेस नगर स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है? तो इस शिलालेख में किसने अपने आप को कहा है? तो ये हेलियोडोरस का है। किसका है? हेलियोडोरस, जो कि गरुड़ स्तंभ के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इस शिलालेख पे जो उत्कीर्ण है वह स्वयं को भागवत यानी कि भगवान कृष्ण और गरुड़ विष्णु के वाहन का उपासक बताते हैं। तो हेलियोडोरस के द्वारा ये बेस नगर है, और ये कहाँ पे? एमपी के विदिशा में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? एमपी के विदिशा में। अगला प्रश्न आप देखेंगे 70 नंबर पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर का सही नहीं, मतलब मेनेंडर का जो संबंध है, जिसको हम मिलिंडा भी कह सकते हैं, मेनेंडर भी कहते हैं, तो इसमें आप देखोगे कि उसकी राजधानी साकल थी। सही है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो, मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक वाद विवाद है, यह भी सही है। तो इसी का दूसरा नाम था मिलिंद। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है स्टेटमेंट। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 71, कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर घोषित किया था? माहेश्वर, ध्यान देने वाली बात है। तो विम कड़फिसस, क्योंकि जो इसका संस्थापक था वो तो था कुजुल कड़फिसस, जो विम कड़फिसस का पिता था। ध्यान देने इस बात को। और ध्यान एक और बात का रखना है आपको, क्योंकि जो स्वर्ण सिक्के चलाने वाले लोग थे वो सबसे पहले हमारे कुषाण शासकों के द्वारा ही सबसे पहले जो है कि स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। फिर आगे बात करें गौतमीपुत्र शतकर्णी की, तो गौतमीपुत्र शतकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख जो है ये निम्नलिखित में से किस भाषा में है? तो ये प्राकृत भाषा में है, और ये ब्राह्मण संबंधित थे, मतलब ये लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, और ये अपने नाम के आगे पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, इसलिए गौतमी पुत्र, अर्थात कि इनकी माता का नाम था गौतमी और ये गौतमी के पुत्र है, इसलिए इनको गौतमी पुत्र कहा जाता है शतकर्णी। ठीक है,
और साथ ही साथ इस शिलालेख में उन्हें शकों का मतलब कि संहारक बताया जाता है, पल्लवों का, यवनों का, क्षहरातों का विनाशक और सातवाहनों के गौरव के रूप में उन्हें स्थापित किया गया है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी बहुत ही प्रसिद्ध मतलब शासक थे उस समय। अब यहाँ पे संगम युग में जो भूमि का विभाजन है और भूमि के प्रकार, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। यूपीएससी के लेवल पर यह प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कुरंजी की, तो कुरंजी आपका मिलेगा पहाड़ी भूमि के तौर पे। कहां पे मिलेगा? पहाड़ी भूमि के तौर पे, जहां पे प्रेमी जो है कि जोड़े अपना घूम रहे हैं। और मुल्लाई की बात करें, मुल्लाई की, तो ये आपको मिल जाएगा किस एरिया में? तो अच्छा, पालय की बात कर लेते हैं पहले। तो जो पालय है ये आपको मरुस्थल मिलेगा। और तटी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको मिलेगी नेथल, ठीक है। नेथल हो जाएगी तटी, तो इट मीन्स की चारागाह जो हो गई वो मुल्लाई हो गई। फिर आगे आते पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जो पांड्य साम्राज्य आपने पढ़ा होगा दक्षिण भारत में, चोल, चेर, पांड्य, ये सब, तो इसमें आप देखोगे जो पांड्य साम्राज्य का मछली जो है कि इसकी प्रतीक चिन्ह हुआ करती थी। चोलों की बात करेंगे तो चोलों का जो प्रतीक चिन्ह होती थी वो क्या होता था? बाघ होता था। ये चोलों का था, ठीक है। और अगर एक इनके समकालीन चेर की बात करेंगे तो धनुष हो जाएगा। तो पांड्य का क्या होता था? मछली। और चेर का क्या होता था? धनुष। और चोल का क्या होता था? बाघ होता था, ठीक है। तो ये इनके प्रतीक थे। जैसे हमारे भारत का जो है कि हम लोग प्रतीक मानते ना, तो उसी तरीके से इसका भी था। मौर्योत्तर काल में जो श्रेणी थी या श्रेणी थे, ये कौन थे? श्रेणी या श्रेणी कौन थे ये लोग? तो ये आपके व्यापारियों का एक समूह होता था जो नियम कानून भी बनाता था। ये मौर्योत्तर काल के समय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका देखने को मिलेगा हमें, क्या है कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था? तो ये वीए स्मिथ साहब ने कहा था। किसने कहा था? वीए स्मिथ साहब ने कहा था। और उनकी उपलब्धियां प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ है उस पर भी उत्कीर्ण है, जिस पर अशोक के बाद मुगल सम्राट जहांगीर के शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। तो ये समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में। अगला है कौन सी पुस्तक वराहमिहिर द्वारा लिखी गई? तो वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो पंच सिद्धांतिका इन्होंने पुस्तक लिखी है। और ये गुप्त शासक में जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहते थे उनके दरबार में ये नवरत्न के रूप में माने जाते थे। और ये मुख्य रूप से गणितज्ञ और ज्योतिषी दोनों ही कहलाते थे। हालांकि इन्होंने पंच सिद्धांतिका भी लिखी है, बृहत संहिता भी लिखी है, ध्यान देना, बृहत संहिता भी लिखी है, और एक बृहत जातक भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। अगला प्रश्न आता है आपका 78 नंबर पे, क्या है? अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे? जो अजंता में जो विहार और चैत्य बनाए गए थे, आप पढ़ते हो, तो ये किसके संरक्षण बनाए गए थे? तो ये वाकाटक शासक था एक हरिसेन, उसके ही समय में बनाए गए थे। और अगर हम बात करें विंध्य शक्ति वन की, तो विंध्य शक्ति की बात करेंगे प्रथम, तो ये वाकाटक वंश का संस्थापक था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? वाकाटक जो वंश था उसका संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित करिए। तो यही प्रश्न आप देखोगे कि आरओ के एग्जाम्स में भी आया था कि नहीं आया था? तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड, वन, इट मीन्स कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ग्राम, सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद आपको वीथी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद और बड़ा देखोगे तो आपको विषय मिलेगा देखने को, विषयपति। और उसके बड़ा और देखोगे तो आपको भुक्ति देखने को मिल जाएगा। तो ये आप देखोगे, जिसने इस टेस्ट पेपर को किया होगा तो आरओ का तो एक प्रश्न उसने यहीं से सही कर लिया होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। तो क्या कह रहा है 80 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री थे? तो खगोल शास्त्री सबसे पहले जो है कि आर्यभट्ट को माना जाता है, आर्यभट्ट को। और इन्होंने एक सिद्धांत लिखा था जिसको हम लोग आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य सिद्धांत भी इन्होंने लिखे। 3 महत्वपूर्ण इन्होंने पुस्तकें भी लिखी। हालांकि पुस्तकें और भी हैं लेकिन ये 3 हैं। और अगर हम बात करें तो शून्य का आविष्कार भी इन्होंने किया और दशमलव प्रणाली का उपयोग भी इन्होंने सिखाया कि कैसे आप दशमलव प्रणाली का उपयोग कर सकते हो। तो आर्यभट्ट के बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए मैंने। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? देखो, गांधार, पांचाल, कंबोज, कौसाम्बी। तो आपने किसका नाम नहीं सुना होगा? कौसाम्बी का नाम नहीं सुना होगा। तो आप कहोगे सर ये तो गलत हो गया। बिल्कुल नहीं गलत होगा, आइए हम बताते हैं। एक तरफ से देखोगे तो कौसाम्बी असल में वत्स की राजधानी थी, ठीक है। वत्स जो है कि यहाँ पे कहलाता था महाजनपद, न कि कौसाम्बी। तो कौसाम्बी तो इसकी राजधानी थी ना। फिर आगे बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 82 पर कि महाजनपदों में जो अधिकारी होते थे उनके क्या कार्य हुआ करते थे, ये आपको बताना है। जैसे व्यवहारिक की बात करेंगे तो ये न्याय करने से संबंधित थे, ठीक है। और सार्थवाह भी कहते हैं, सर्वार्थक भी कहते हैं, तो सामान्य मामले सामान्यतः सुनते थे। गणक की बात करेंगे अगर, तो ये आपके गणक जो होंगे ये मुख्य लेखाकार हो जाएंगे। और भागदूह की बात करेंगे तो भाग का संग्रह करते थे। फिर अगले प्रश्न की ओर देखें, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा ये किसकी है, तो दोस्तों ये कृष्णदेव राय की है। किसकी है? कृष्णदेव राय की है, जो कि विजयनगर राजवंश के सबसे इंपॉर्टेंट एक शासक के रूप में ये रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है, और ये हो जाएगा चोल। और आपको मैं बता दूं कि G20 में जो भारत मंडपम का जो उद्घाटन किया गया प्रगति मैदान नई दिल्ली में, वहां पर सबसे बड़ी भारत की अब तक की सबसे बड़ी ये तांडव नृत्य मूर्ति जो है नटराज की लगाई गई है, जो कि चोल मूर्ति कला का एक प्रमाण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया, तो बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित लिखा गया है, और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम और रचनाओं की अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखोगे कि दूसरी पार्वती परिणय, ये दो रचनाएं जो है कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मयूर शतक की बात करें, कई बार पूछा जाता है, तो ये मयूर के द्वारा ही लिखी गई है। और अगर हम वाक्यपदी की बात करेंगे तो वाक्यपदी ये आपके वैयाकरण भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब यहां से मिडवल हिस्ट्री आपकी शुरू हो रही है थोड़ी सी, तो इसकी जानकारी ले लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है, तो हम कहेंगे कि गलत। ध्यान देना, अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये इन्होंने दिल्ली में बनाई थी दोस्तों, न कि अजमेर में बनाई थी, तो यही बस गलती यहाँ पर हो जाती। बल्कि अजमेर में उन्होंने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, जो कि मस्जिद के रूप में जानी जाती है। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, बिल्कुल सही है। उन्हें लाख बख्श कहा जाता है, यह भी सही है। और हसन निजामी फखरुद्दीन उसके शासनकाल के आश्रय प्राप्त लेखक थे, यह भी सही है। तो ध्यान देना कि जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये दिल्ली में कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है उसी में आपको देखने को मिलेगा, न कि अजमेर में। एकता प्रणाली की बात करेंगे तो इसमें कौन सा सही नहीं है। यह कृषि पर कर लगाने की एक प्रथा थी, इसमें वंशानुगत के प्रावधान थे। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था। इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की थी। तो अब इसके बारे में आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि कौन सा सही नहीं है, तो बी, क्योंकि एकता व्यवस्था को वंशानुगत नहीं माना जाता था। ठीक है, एकता व्यवस्था हालांकि आगे चल के फिरोज शाह तुगलक ने इसको वंशानुगत किया, तो ये कहा जाता है कि फिर उसकी सच में गत हो गई, यानी कि सच में वो खराब स्थिति हो गई। हालांकि इसको मोहम्मद गौरी ने इनिशिएट किया था, लेकिन भारत में इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन वास्तविक रूप में अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी ने इसको शुरू किया था। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो खिज्र खां थे। और ये चारों ही जो है कि क्रम से पूछे गए थे आरओ के पेपर में। तो आप देखो कि दृष्टि से जो है कि आरओ के पेपर में कितने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम यहां पर 89 प्रश्न। हालांकि ये सारे के सारे हमारे शॉर्ट नोट्स में भी ये सारे प्रश्न थे जहां से ये प्रश्नों को पूछा गया था बार बार। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। चंदेरी का युद्ध 1527 में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। तो हम कहेंगे दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि चंदेरी का युद्ध उसने 1527 में लड़ा था। सॉरी, 1527 नहीं था दोस्तों, ये 1528 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1527 में तो वो लड़ता है आपका खानवा का युद्ध, और 1526 में पानीपत का, और 1528 में चंदेरी, और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ता है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्योंकि अंग्रेजी में आप देखोगे कहीं भी ईयर को नहीं मेंशन किया गया है। तो इस आधार पर दोनों ही बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। अगला प्रश्न आता है आपका 90 नंबर का। प्रश्न की बात करें तो 90 नंबर को जरा देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। हम लोग इसे पूरा एक ही क्लास में कर लेंगे, थोड़ा सा और क्लास बनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद एवं ईसा खां मस्जिद का निर्माण कराया था, तो यही बात गलत हो जाएगी। शेरशाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया, जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और शेरशाह सूरी के समय मौजा प्रशासन का निम्नतम स्तर था, और हुमायूं का मकबरा 1570 में बनाया गया, और 1993 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर का मान्यता दी गई। हालांकि हुमायूं का मकबरा ये आपके न्यू दिल्ली में भी है, बहुत अच्छा मकबरा है दोस्तों, मैं खुद वहां पे विजिट किया हूँ, घूमा भी हूँ। अब यहाँ पे बात आ रही है कि क्या हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद और ईसा खां मस्जिद का निर्माण नहीं किया था, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल किया था, लेकिन ये लाहौर में नहीं था, ये दिल्ली में किया गया था। ठीक है, जमाली मस्जिद और ईसा खां दोनों ही दिल्ली में थे, और इसने एक नया नगर भी बसाया था, दीन पनाह नगर, जहां पे उनकी सीढ़ियों से लड़खड़ाता है, गिर जाता है और मर जाता है, तो ये लाहौर नहीं बल्कि दिल्ली में, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं है।
अगला प्रश्न आता है, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस रो उनके दरबार में आने वाले प्रमुख जो पहले अंग्रेज थे, क्या थॉमस रो की बात करें, ठीक है, और उनका अंतिम अभियान 1601 का गोलकुंडा के विरुद्ध था। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके अकबर के लिए गलत हैं, इसलिए ना तो एक सही होगा ना तो दो। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अकबर के दरबार में सबसे पहले आता है दोस्तों रॉल्फ फिंच, और थॉमस रो तो दोस्तों ये आता है जहांगीर के दरबार में, ठीक है। तो थॉमस रो किसके दरबार में आता है, ये जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, न कि बाबर के मतलब सॉरी अकबर के दरबार में, उसके दरबार में ही नहीं आता है। और अगर मैं बात करूं, अकबर का जो अंतिम अभियान था वो तो 1601, ठीक है, लेकिन वो गोलकुंडा का नहीं था, वो बल्कि खानदेश का था, जिसे हम असीरगढ़ भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, असीरगढ़, यानी खानदेश का। और 1605 में जो है कि बाबर की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे सूची का मिलान करना है। मुझे लगता है सूची सेकंड भी अगर इसमें होगी, जरूर बिल्कुल मिलान करना पड़ेगा हमें। तो जरा देखते हैं यहाँ पे कि वाकिया नवीस है, दरोगा है, मौसिफ है। तो इसको छोटा सा हम कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे ऐसे करके अगर आप कोशिश करिएगा देखने की कि कौन किससे मिलान हो सकता है। वाकिया नवीस की अगर मैं बात करूं तो ये समाचार पत्र का या समाचार विवरण करने वाला व्यक्ति था। दरोगा ए डाक की बात करेंगे तो डाक का मतलब ही हो गया कि संचार माध्यम का कार्य करता था ये, क्योंकि डाक व्यवस्था संचार को करती है। मुकद्दम की बात करेंगे अगर हम, तो अगर आप देखोगे ये ग्राम का मुखिया होता था मुकद्दम, ठीक है। और मुत्सद्दी की बात करेंगे तो ये बंदरगाह के गवर्नर के रूप में जाने जाते थे। चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अब ताकि आपको दिखे पूरा प्रश्न। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 93 को अगर हम देखें तो क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है। तो देखते हैं, अकबर ने 10 साला भूमि राजस्व प्रणाली को शुरू किया था, बिल्कुल सही बात है। चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि चाचर भूमि की अगर हम बात करेंगे तो इस पे 3 या 4 वर्ष में एक बार खेती की जाती थी, बल्कि प्रत्येक वर्ष जिस पर खेती होती थी उसे हम लोग पोलज भूमि कहते थे। और प्रति की बात है जिसपे हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष में एक आध बार खेती होती थी। और बंजर का मतलब है कि जिसमें 5 वर्ष में कोई भी खेती नहीं की गई। तो चाचर पे 3 से 4 बार में होती थी। तो ये आपका स्टेटमेंट बी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 साला पद्धति मतलब जिसमें 10 साल का जो प्रोडक्शन हुआ है उसके आधार पे हम औसतन जो है कि टैक्स लगाते थे। अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा, यह भी सही। बटाई या गल्ला बख्शी भू राजस्व के मूल्यांकन प्रणालियों में से एक थी, यह भी सही है। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, ये गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 94 की अगर हम बात करें तो इसका मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है। मिलान तो ऑलरेडी ये पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए गोविंद देव का जो मंदिर है दोस्तों, ये आपका नासिक में है कि नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं, बल्कि ये आपको मिलेगा गोविंद देव का मंदिर आपके यूपी में। और यूपी में कहाँ मिलेगा, वृंदावन में। जो मैंने आर्ट एंड कल्चर वाला पॉइंट पढ़ा रखा था, तो वहां पर मैंने यूपी स्पेशल जब पढ़ाया था आपको आरओ एग्जाम के लिए, तो उसमें मैंने बताया भी था। हालांकि यूपी स्पेशल के आज हम लोगों ने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स को जो है कि लॉन्च कर दिया है, आप वहां से ले सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जो कि वीडियो के नीचे रहते हैं। और वहां पर हर प्रकार के आपको घटना चक्र पूर्वालोकन के शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, जहां से आप देखोगे आरओ के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। बीबी का मकबरा जो औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में बना था, पंचमहल जो कि अकबर ने बनवाया था अपनी बेगम जोधाबाई के लिए फतेहपुर सीकरी में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। तो भाई बाबरनामा की बात की जा रही है जो कि तुजुक ए बाबरी के नाम से जानी जाती है, तो अब्दुल रहीम ए खान खाना ने किया था। फैजी अबुल फजल के ये भाई थे, और ये लीलावती का फारसी अनुवाद करते हैं दोनों लोग मिलकर, ठीक है, लीलावती का, ठीक है। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा भी लिखी थी, जबकि अब्दुल रहीम खान खाना एक जो कि महान कवि थे, इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है यहाँ पे 96 की बात करेंगे, इस प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे प्रश्न 96, डोमिंगो पायस या डोमिंगो पेस लिखा है, एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्ण देव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। कौन से पूछ रहा है, एक पुर्तगाली यात्री था, ये तो बात सही है। और इसने 1520 के आसपास विजयनगर साम्राज्य का दौरा भी किया था, लेकिन क्या इसने देखा था कि कृष्णदेव राय के शासन में आया था। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। फ्रेंकोइस बर्नियर, तो हम लोग बर्नियर का ही नाम बस सुनते हैं कि मुगल शहरों को इसने कैपटाउन के रूप में वर्णित किया था। क्या यह भी बात सही है या नहीं, तो हम देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन इस करेक्ट हो। कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूफीवाद में सुहर का अर्थ क्या होता है। जो सूफीवाद में सुहर का अर्थ होता है कि सहिष्णुता का पालन करना, टॉलरेंस का पालन करना, यानी दूसरों के प्रति भी जो है कि अपना सम्मान रखना और साथ ही साथ दूसरों की बातों को भी सुनना। अच्छा, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो समर्पण किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों रिजा। क्या कहते हैं, रिजा। अगला प्रश्न है, मराठा शासन की बात करेंगे तो मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम में कौन सा निम्नलिखित में से सही है। तो आप यहां पर देखोगे 98 का प्रश्न को, तो मौजा, परगना, तरफगढ़, मतलब
तरफड़ प्रांत और प्रांत। तो ये आपका मराठा स्थानीय सेना के हिसाब से मतलब जो प्रशासन चलाते थे वो इस तरीके से चलाते थे। अगर मैं बात करूं इनको दूसरी भाषा में तो मौजा का मतलब होता था गांव, परगना का मतलब होता था उप जिला यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट, और तरफ का मतलब होता था जिला, और प्रांत का मतलब तो प्रांत यानी स्टेट होता ही था। फिर मोदी लिपि, ये मोदी जी की लिपि नहीं है बल्कि ये मोदी लिपि का उपयोग निम्नलिखित में के दस्तावेजों में किया गया था। तो मराठा साम्राज्य में किया जाता था मोदी लिपि का प्रयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान या कौन सा विद्वान दर्शन सुमेलित नहीं है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि यूपीपीसीएस ने हर बार रिपीट करता है इस प्रश्न को। तो शंकराचार्य अद्वैत से संबंधित है, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंधित है, और निम्बार्क की बात करेंगे तो द्वैताद्वैत है, और वल्लभाचार्य की बात करेंगे तो ये द्वैत से संबंधित नहीं है दोस्तों, बल्कि वल्लभाचार्य आपको देखने को मिल जाएंगे शुद्ध अद्वैतवाद, यानी कि जिसे हम शुद्धाद्वैत कह सकते हैं या शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाए। अगला प्रश्न है आपका 101 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की हार के साथ समाप्त हो गया था क्या, ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहां देखोगे कि ये अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हो रहा था, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ये समाप्त नहीं होता है, बल्कि मद्रास की संधि के बाद जो है कि कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया था क्या, तो हम ये भी कह सकते हैं। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। फिर यहाँ पूछ रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान को पराजित किया। और अब हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। देखिए इसका कथन जो होगा वो तीसरा सही होगा, लेकिन यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये लॉर्ड मिंटो स्टेटमेंट हिंदी में गलत है। यहाँ देखोगे इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इंग्लिश अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस डिफीटेड टीपू सुल्तान, तो ये तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि चौथे युद्ध में तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान होता ही नहीं, मर जाता है वो तो। ठीक है, ये ध्यान देना, तो इस चीज को आप देखना। और दूसरे में जो है कि हैदर अली मरता है, दूसरे युद्ध में हैदर अली मर जाता है, तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया, इसलिए हम अंग्रेजी वर्जन को ही करेक्ट मानेंगे। अगला देखते हैं 102 नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमों के अनुसार व्यवस्थित करने का काम करना है। तो अगर मैं बात करूं पिंडारी युद्ध की, तो पिंडारी युद्ध आपको देखने को मिलेगा 1817 से 18 के बीच में। आरकोट का युद्ध आपको देखने को मिल जाएगा 1751 में। ठीक है, 1751 में। प्लासी का युद्ध आपको पता है कि 1757 में होता है, मतलब 1500 नहीं 1757 में होता है। और प्रथम कर्नाटक वॉर जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि 1740 से 48 के बीच में हुआ था। तो इस आधार पे अगर जब आप मिलान करोगे तो थर्ड मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिख आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य माना जाएगा। तो इसमें हम देखें, गुरु नानक ने चक रामदास की आधारशिला रखी और जिसे अब अमृतसर कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही क्या है, तो गुरु हरगोविंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी, और यही स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। अगले प्रश्न को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 104 की मैं बात करूंगा, तो यहां पर आप देखोगे कि शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत क्या था, तो ये सैन्य कमांडर को कहा जाता था। ठीक है, और प्रधानमंत्री किसे कहा जाता था, तो पेशवा को कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था राजा के बाद, यही पद एक सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अमात्य की बात करेंगे तो ये महालेखाकार होता था। अगला प्रश्न है 105 नंबर पे कि बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था। मुगल सम्राट को कर देने का बंद करने का काम किया था अलीवर्दी खान ने। किसने किया था, अलीवर्दी खान ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया था। तो कब पूछा रहा, उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान ये अस्तित्व में आया था, तो आपका हो जाएगा मैसूर, क्योंकि ये पहले से ही बना हुआ था हमारे यहाँ। उत्तराधिकारी राज्य किसे कहते हैं, ये मुगल प्रांत है जो साम्राज्य से अलग होकर राज्यों में बदल गए, जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया। ठीक है, ये सब हो गए। और स्वतंत्र राज्य की बात करेंगे जो मतलब मुख्य रूप से प्रांतों पर मुगल नियंत्रण की अस्थिरता का अस्तित्व में है, जैसे मैसूर, राजपूत राज्य, ये सारे के सारे माने जाते हैं। 107 में देखें तो अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी मलिक अहमद शाह बहारी के द्वारा। मलिक अहमद शाह बहारी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका 108 नंबर पे, निम्नलिखित से नागालपुरम के संस्थापक कौन थे, तो कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय ये रहे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, और इन्होंने जो है कि अमुक्त माल्यता नाम की पुस्तक लिखी थी। हालांकि ये तुलुप वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से संबंधित थे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश जो है कि आते हैं। सबसे पहले आता है संगम, फिर सुलुप, फिर तुलुप, फिर लास्ट में अराविडु वंश आते हैं। तो इस तरीके से तुलुप वंश से संबंधित व्यक्ति थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल चल रहा था, तो कुतुब शाही का चलता था।
कुतुबशाही का। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखोगे आप कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया, यह भी सही है। दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वेधशाला बनवाई गई थी, यह भी सही है। तो एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं 111 नंबर, अब यहाँ पर आपको कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे। हालांकि करंट अफेयर्स के लिए आप मेरी करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैंने ई दृष्टि को पूरा कंप्लीट कराया है। ठीक है, ई दृष्टि और साथ में घटनासार जो आती है, तो इन दोनों के आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसकी जानकारी आप व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हो, वहां से पेमेंट करके, और बाकी क्लासेस आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। पूरी करंट अफेयर्स आपको अच्छे से मैंने कवर कराया है। तो इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 का प्रथम उपविजेता रहा? ये बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि उपविजेता करके बात करें तो जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जो है कि जीत लिया था। तो उपविजेता जो है कि बेल्जियम था और जर्मनी विजेता था। हालांकि इसका आयोजन भारत के ओडिशा में किया गया था। जो वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा था, ये भारत के इसमें ओडिशा में किया जा रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस स्थान पे भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग एक्सीलेंस सेंटर बनाया रहा है? क्योंकि भारत में अब ऑनलाइन गेमिंग एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है, यानी कि बहुत अधिक इसकी डिमांड हो रही है। तो इसकी बात करेंगे तो शिलोंग में। कहाँ पे हो रहा है? शिलोंग में। और शिलोंग किस राज्य के अंतर्गत आता है? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये चेस से संबंधित होते हैं और ये कौस्तव चटर्जी है। कौन है? कौस्तव चटर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर भी कहे जाते हैं। निम्नलिखित पदक विजेताओं पर विचार करना है आपको। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि उपरोक्त में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो देखिए, मुलायम सिंह यादव जी को भी पद्म विभूषण से दिया गया था मरणोपरांत। ये सार्वजनिक मामले से संबंधित थे, तो ये भी सही है। और श्रीनिवास वर्धन जी को भी पद्म विभूषण से दिया गया था। ये 2023 की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2024 के जो आंकड़े हैं वो भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में लिखवाया है। वो सारी चीज आप पढ़ सकते हो वहां से। ठीक है, तो कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, पुराना पूछ लेता है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से संबंधित है। और वहीं श्री जाकिर हुसैन जी की बात करेंगे तो ये कला से संबंधित है, महाराष्ट्र के। तो इन तीनों को ही दिया गया पद्म विभूषण, तो ये बात सही हो जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थान पे विश्व का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया था? तो ताड़पत्ते पे अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, एक हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया? तो ये वाराणसी में किया था टेंट सिटी का। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया जा चुका है? तो ये केरल को किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति को यानी हर प्रकार का जो बैंक है वो डिजिटल हो चुका है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया? तो इसका हो जाएगा इंदौर। और ये 17वें प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया था 8 से 10 जनवरी 2023। अब मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में यहाँ पे क्वेश्चन रख देता हूं कि जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था ये कहां पे आयोजन किया गया था 2024 का? जरा इसका कमेंट सेक्शन में आप उत्तर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाई जा रही है? तो आपको पता होना चाहिए कोच्चि में चलाई जा रही है। तो कोच्चि में कौन सी नदी हो सकती है? कोलकाता में चलाई जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका हुगली में। तो कोलकाता में हुगली तो मिलेगी, तो ये हो जाएगा। अगला है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है। सियोम ब्रिज ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसका निर्माण आपके अरुणाचल प्रदेश में किया गया। तमु लोसर द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार क्या है? तो तमु लोसर के द्वारा जो एक त्योहार मनाया था उसे हम कहते हैं नेपालियों के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया? तो कोल्लम था। याद होगा आपको, मैंने यूपीपीसीएस 2023 के लिए पढ़ाया था इसको। और विश्व का सबसे बड़ा पूर्ण क्षमता वाला हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। तो जो सबसे बड़ा उद्घाटन किया गया वो राउरकेला में किया गया। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम से इसे हम जानते हैं। और ये विश्व में सबसे बड़ा जो है कि क्षमता वाला हॉकी स्टेडियम है। अगला प्रश्न आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया? तो अमरावती, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना की हो चुकी है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करना, अमरावती तो पुरानी है इसकी। विशाखापत्तनम को अब नई राजधानी के रूप में से डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि ये भी 3 कैपिटल के प्लान पर चल रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है? तो यूरो जोन में जो शामिल होते देश क्रोएशिया हो जाएगा। हाल ही में मिसाइल पृथ्वी 11 खबरों में थी। ये क्यों थी भाई खबरों में? तो आप देखोगे सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है, इसलिए खबरों में थी। और वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो वो दिया गया था उत्तराखंड को। और
यूपी को कौन सा पुरस्कार मिला, अगर आपको पता होना चाहिए तो यूपी को मिला था आपका उत्तर प्रदेश की झांकी को, जो कह सकते हो मतलब कि महाराष्ट्र की जो झांकी थी वो सेकंड नंबर पे थी, और अयोध्या दीपोत्सव की जो थीम पर आधारित थी वो तीसरे नंबर पे थी, तो यूपी को तीसरा नंबर दिया गया था। फिर आगे, कौन नाटू नाटू गीत का गीतकार है जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया, तो इसके जो है आपके आप देखोगे कि राहुल सिप्लीगन, ये जो है कि इसके गीतकार हैं। अच्छा, इसको सम्मानित पूछा जा रहा है तो ये चंद्रबोस हो जाएगा यहाँ पे, जिनको सम्मानित किया गया। हालांकि इसमें काल भैरव और सिप्लीगंज और ये सभी सम्मानित हैं। एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का क्रिकेटर बन चुका है, तो वो है शुभमन गिल। दोहरा शतक मारा इन्होंने और सबसे कम उम्र के हैं शुभमन गिल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है, रिकी रेज ने। निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला घोड़ा काला महोत्सव से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका बी, काला घोड़ा, और यहाँ पे काला महोत्सव भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर जीता था, तो किसने जीता था। हालांकि थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है ये करंट अफेयर्स, लेकिन आयोग के द्वारा क्या होता है कि जब एक साल पुराना या 6 महीने पुराना ही पूछा जाता है तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता था। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में रैंकिंग क्या है भारत की, तो 42वीं रैंकिंग है। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी लेटेस्ट रैंकिंग पढ़ा चुका हूं, तो आप जरा उसे बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे अजय बंगा साहब हो जाएंगे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के तो चेयरमैन हो जाएंगे ना अजय बंगा। अगर हम बात करें कि अध्यक्ष की, तो रघुराम राजन, नहीं, ये समूह के अध्यक्ष, हाँ अजय बंगा होगा दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, अजय बंगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 135 की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सही मिलान नहीं है। तो देखिए, कनक रेले की बात करेंगे तो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। जेसविन एल्ड्रिन की तो ये लॉन्ग जंपर की बात करें। ऐश्वर्य प्रताप तोमर तो ये भारतीय खेल निशानेबाज है। और रचित रविंद्र की बात करेंगे तो ये शतरंज से नहीं बल्कि क्रिकेट से है, और ये भारतीय खिलाड़ी नहीं है, ये साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ये विग्नेस एनआर कौन है भाई, विग्नेस एनआर जो हैं वो आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। और निम्नलिखित में से किसने विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है भाई, विक्ट्री सिटी की बात की जा रही है, तो ये उपन्यास लिखने वाले हो गए आपके सलमान रश्दी। कौन हो गए, सलमान रश्दी। अगला है यायात्सो झील, जो कि हाल ही में चर्चा में थी, और ये कहां पर है, लद्दाख में है यायात्सो झील। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 139 नंबर पे, बस खत्म ही हो जाएगी ये 5 मिनट में क्लास। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने वर्ष 2023 में बाफ्टा पुरस्कार जीता था, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। नीति आयोग के नए सीईओ कौन है, तो वीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। कौन हो जाएंगे, वीवीआर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई थी, तो रणजी ट्रॉफी आपके सौराष्ट्र ने जीती थी, महाराष्ट्र नहीं, सौराष्ट्र ने। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था, यानी कि थीम पूछ रहा है आपसे, क्योंकि जो साइंस डे होता है उस पर जो है कि एक थीम जो है कि की जाती है। हालांकि 28 फरवरी को फिर से होगा, लेकिन हो सकता है तब तक ये 17 मार्च का पेपर जो रहेगा उसमें ये प्रश्न न पूछा जाए, इसलिए 142 का हो जाएगा बी, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला, निम्नलिखित में से सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो इसकी बात करेंगे तो रुचिरा कंबोज के द्वारा की गई है। रुचिरा कंबोज जो कि यूएन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में रहती हैं। और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 144। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो ये जोकोविच ने जीता है, ठीक है, नोवाक जोकोविच जिन्हें कहते हैं। और ये किस देश के हैं, अगर आपको पता होना चाहिए तो ये मैं बता दूं आपको, तो ये सर्बिया के हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं, किसके भंडार पाए गए हैं, लिथियम के। तो अभी हमारे यहाँ भारत में लद्दाख में जो है कि लिथियम के भंडार पाए जाने की संभावना थी, लेकिन अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक रियासी नाम का एक जिला है, वहां पर मिला था लगभग 5.9 मिलियन। तो ये लद्दाख नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में आएगा। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम रख दिया गया है, तो जरा आप बता सकते हो क्या, अमृत उद्यान है या राम वाटिका, बताइए, गैस करिए, तब तक मैं उत्तर आपको बता रहा हूं। फिर अमृत उद्यान रखा गया है। देखिए, करंट अफेयर्स में तो आपको कुछ समझाना होता नहीं, बस रटना होता है, जितना आप रट लेंगे उतना ठीक है, नहीं रटेंगे तो कोई बात नहीं, और सारे प्रश्न आएंगे। लेकिन जीएस के प्रश्न आपके समझने होते हैं, समझाने होते हैं स्टोरी वाइज, तो आपको वो चीजें अच्छे से तैयार होनी चाहिए। भारी भूकंप के दौरान तुर्की और सीरिया की सहायता करने के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसको हम लोगों ने कहा था ऑपरेशन दोस्त के नाम से, और ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन से निकालने के लिए था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा
निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि गरीबी जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था उसकी गरीबी की बात की जा रही है, तो ये मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। हालांकि कार्ल मार्क्स भी इसके राइटर है, लेकिन यहाँ पे पूछा ही जा रहा है इस सेंस में इंडियन राइटर के रूप में। अगला प्रश्न आपका आता है कि तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया था, तो ये आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गारद एनएसजी और अमेरिकी विशेष अभियान बल एसओएफ के बीच किया गया था। और यहाँ पे हम लास्ट प्रश्न को पढ़ेंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 का विषय क्या था। तो अगर मैं कहूँ तो वेटलैंड रिस्टोरेशन, लेकिन ये जो आपका 2 फरवरी को आयोजित किया था, इसलिए अब जो आपका 2 फरवरी 2024 को हुआ है उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो था दोस्तों आपका GS1, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट नंबर 1 था, जो पूरी तरीके से इतिहास पर आधारित था। और इसी प्रकार से आपको दृष्टि के साथ ध्येय IAS के भी टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, आप पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं एक बार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।